Namaskar, I Nimish Dabral welcome you all to ASAP classes and I hope you're all doing great. तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे रिलेशंस के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे कुछ लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस छूट गए हैं, तो उनको हम आज कंप्लीट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस क्लास से हम रिलेशंस के जो टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे और नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे हमारे फंक्शंस के टॉपिक को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू p q such that distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to a point p not equals to 0, 0 is the circle passing through p with origin as center. तो पहले तो इसे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने की वो करते हैं, काम शुरू करते हैं उसको। तो देखो उसने बोला है कि A जो है वो है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है। अब पॉइंट्स कैसे हैं, R इज इक्वल टू रिलेशन क्या है पॉइंट्स के बीच का P, Q such that distance of point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin, ठीक है। ये है ये है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो A है वो हमारा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है और जो रिलेशन है वो कैसा है कि P, Q such that distance of point P from the origin। देखो origin अगर ये है, ठीक है, तो यहां से अगर पॉइंट P का डिस्टेंस कुछ भी है, मान लो A, जो पॉइंट Q का डिस्टेंस होगा ना ओरिजिन से, वो भी क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बोल रहा है, ये हमारा रिलेशन। तो हमें क्या करना है, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करके दिखाना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं वैसे, वो विटी, ठीक है। हम बोलेंगे लेट P be a point belongs to A। तो अब देखो क्या होगा, ये जो P है वो भी तो R को ही बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन वही तो उसी पॉइंट का डिस्टेंस है, तो वो खुद से ही रिलेटेड है ना। तो अगर खुद से ही रिलेटेड है इसलिए वो क्या होगा, R में बिलोंग करेगा। सिंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin is same as itself, ठीक है। therefore P belongs to R। जैसे ये हुआ for every P belongs to A, ये जैसे होगा बोलेंगे दिस implies relate the R is reflexive। ओके, अब देखो सिमेट्री में भी यही हो जाएगा। सिमेट्री हम बोलेंगे लेट P, Q belongs to R for every P, Q belongs to A। हमने कहा कि P, Q जो है वो R को बिलोंग करता है, किसी भी P, Q बिलोंग करता है A के लिए। तो जैसे ये बोलेंगे हमें ये बताएगा कि distance of P
फ्रॉम ओ, ओरिजिन बोलते हैं ओ को, इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओ। हमें इससे ये भी बोलता है, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओ is equals to distance of P from O। ये हुआ, तो हमें ये मिलेगा दिस इंप्लाइज Q, P belongs to R for every P, Q belongs to A। ठीक है, ये जैसे हमने बोला था ये भी हो गया, तो दिस इंप्लाइज R is symmetric। ये हो गया। चलो फिर ट्रांजिटिव भी देख लो, क्या ट्रांजिटिव, हम बोलेंगे लेट P, Q, R belongs to R for every P, Q, R belongs to A। ये बोलते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव में क्या शो करना होता है कि अगर दो एलिमेंट्स R को बिलोंग करते हैं तो जो तीसरा एलिमेंट जो कैसे बनता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट उसका और लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट उसका, जब उसको मिलाएंगे तो वो भी क्या करेगा, R को बिलोंग करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो हमें पता है दिस इंप्लाइज OP, डिस्टेंस OP इज इक्वल्स टू OQ, है ना। मैंने OP OQ लिख दिया है, ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से Q तक का डिस्टेंस, एंड यहां से इंप्लाई करेगा कि OQ इज इक्वल्स टू OR। इनडायरेक्टली हमें पता है दिस इंप्लाइज OP इज इक्वल्स टू OR, क्योंकि जैसे OP OQ के इक्वल, OQ OR के इक्वल, तो इनडायरेक्टली OP इज इक्वल्स टू OR। ये जैसे ही हम बोल देंगे दिस इंप्लाइज O नहीं लिखना है, अब P, R belongs to R। जैसे ये हुआ आप फर्दर लिख देना, दिस इज देयरफॉर R is transitive। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये तो प्रूफ हो चुका है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होने वाला है। तो आप इसको नोट कर लेना पहले, मैं इसको बिठा के फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। पार्ट क्या बोल रहा है उसका, वो भी एक और बार रीड मार लेते हैं। Further show that the set of all points related to a point P not equals to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center। तो हम बोलेंगे इसे हम बोलते हैं let O be the origin and OP equals to R where P is not equals to 0, 0। हमने बोल दिया कि जो let O be the origin, हमने बोला कि O हमारा जो है ओरिजिन है, और जो OP है मतलब ओरिजिन से लेकर पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो R है। तो क्या होगा, और दूसरा उसने खुद ही दे रखा है कि P नॉट इक्वल्स टू 0, 0 है, मतलब ओरिजिन नहीं है P उसके अलावा कोई भी पॉइंट है। तो therefore all the points related to P will have distance as R from the origin। ठीक है, ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि हमने दिखाया कि जो रिलेशन हमारा जो रिलेशन R है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और जितने भी क्या होंगे जो पॉइंट P से रिलेटेड सारे पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस भी R ही होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन यही कहता है कि पॉइंट से जो सारे पॉइंट्स रिलेटेड होंगे उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए P के तरह, है ना, ओरिजिन से। तो ऐसा होगा, तो यहाँ पे जैसे ऐसा हुआ कि सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो ओरिजिन से सेम होगा, दिस इंप्लाइज
the set of all points related to P will form a circle of radius R। देखो यहां पे मैं अगर आपको इसको ज्योमेट्रिकली आपको शो करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। इसमें ना अलग अलग पॉइंट्स होने वाले हैं। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, अगर मान लीजिए इसका डिस्टेंस कुछ a है, तो जितने पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ से a होने वाला है ना ओरिजिन से, तो वो सारे का जो सेट होगा वो सारे क्या होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट, अभी के लिए p मान लेते हैं, इस पॉइंट p से रिलेटेड होंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स होंगे ना मिलके क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। फिर ऐसा ही नहीं होने वाला है कि सिर्फ रिलेशन आर के अंदर यही आने वाला है। हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा आ जाए, जो ये पॉइंट है Q मान लेते हैं। अब Q के से रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, ओरिजिन से सेम दूरी रखने वाले होंगे। तो सेम दूरी रखने वाले जो पॉइंट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। तो ये अपना एक सर्कल बनाएगा जो पॉइंट Q से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। फिर मान लेते हैं एक और आता है पॉइंट यहाँ पे R। तो R से जितने रिलेटेड पॉइंट्स होंगे ना, वो कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा उनका। तो ये एक सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे ना अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे अलग अलग पॉइंट्स के रिलेटेड पॉइंट से। समझ आया आपको? तो ये ऐसा कुछ बनने वाला है जो यहाँ पे बोल रहा है। तो पॉइंट P हमने ले लिया, कोई पर्टिकुलर पॉइंट P ले लिया जिसका जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द ओरिजिन वो है R। तो इसका अगर R डिस्टेंस होगा तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे उन सबका डिस्टेंस R होना चाहिए। मुझे बताइए इस सर्कल के अलावा कहीं भी हम आगे जाएं तो उसका डिस्टेंस R हो पाएगा क्या? अगर जाएंगे तो बाहर ही जाएंगे या अंदर ही जाएंगे, या फिर इस सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट्स पे ही जाएंगे, उन्हीं का डिस्टेंस R होगा। अंदर जाएंगे तो R से कम हो जाएगा डिस्टेंस, बाहर रहेंगे तो R से ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस। इसीलिए ये एक सर्कल को क्रिएट करेंगे, है ना। तो चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि show that the relation are defined in the set A of all triangles as r is equals to t1 comma t2 such that t1 is similar to t2 is equivalence relation। ठीक है, ये पहला पार्ट बोल रहा है। तो अभी मैं पहला पार्ट ही रीड करके क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो सेट है A वो है हमारा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। हम क्या बोलते हैं, रिलेशन R हमें दे रखा है क्या, t1 t2 such that t1 is similar to t2। ये दे रखा है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चीज है, अब इसको हम प्रूव करना शुरू करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। तो इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम आपको पता है कि हर एक ट्राइंगल क्या होता है, खुद के सिमिलर होता है। मैं अपने जैसा दिखाई देता हूँ कि नहीं देता हूँ, अभी मैं ट्राइंगल नहीं हूँ बट नॉर्मली बोल रहा हूँ कि ये जो डस्टर है ये खुद के जैसा दिखाई देगा कि नहीं देगा। इसकी फोटो खींचूं और फिर मैं इसको और उसकी फोटो को आपस में लगाऊं तो आप बोलेंगे कि एग्जैक्टली सेम है ना, सिमिलर दिख रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि हर चीज क्या होती है, खुद के सिमिलर होती है। तो इसलिए हम बोलेंगे सिंस every triangle P is similar to itself। ठीक है, हर एक ट्राइंगल सिमिलर होता है खुद के। therefore t comma t belongs to R for every t belongs to A। ये जैसे ही लिखा तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस implies R is reflexive। चलिए फिर ये हो गया, तो बात यहाँ पे इसकी खत्म हो जाती है। फिर हम बोलेंगे सिमेट्री। अब सिमेट्री की बात करते हैं। हम बोलेंगे कि let t1 t2 belongs to R
फॉर एवरी T1, T2 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि दो कोई भी हमारे ट्राइंगल्स हैं जो कि ए को बिलोंग करते हैं और ये दोनों क्या है, रिलेटेड हैं आपस में थ्रू द रिलेशन आर। तो यार मिलेगा दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2, ऐसे लिखते हैं सिमिलैरिटी का साइन हमारा। दिस इंप्लाइज T2 इज सिमिलर टू T1। अब क्या है, आप अगर अपने भाई या बहन की तरह दिखते हो तो क्या वो भी आपकी तरफ दिखेगा, है ना? यही तो होता है हमारा कि दो चीजें सिमिलर तभी होती है जब वो एक दूसरे की तरह दिखती हैं। तो अगर एक चीज दूसरे की तरह दिख रही है तो दूसरी भी क्या करेगी, पहले वाली चीज की तरह दिखेगी। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा कि T2, T1 बिलोंग्स टू आर। तो जैसे ये हुआ therefore R is symmetric। ये हो, चलिए फिर अब सिमेट्री भी हो गई। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। अब देखो ट्रांजिटिविटी क्या बोलता है, हम बोलेंगे लेट T1, T2, T2, T3 belongs to R for every T1, T2, T3 belongs to R। ये हमने बोला, तो हम बोलेंगे यहाँ पे दिस implies T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3। बट दिस ये क्या अप्लाई करेगा, अगर T1 T2 की तरह दिखता है और T2 T3 की तरह दिखता है तो T1 भी क्या T3 की तरह दिखेगा, है ना? दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। तो हमें यहाँ से पता चलेगा T1 is similar to T3। तो दिस implies T1, T3 belongs to R जाएगा। और जैसे ये belongs to R हुआ तो हम बोल देंगे therefore R is transitive। चलो तो ये भी हो चुका है। तो हमारी यहाँ पे बात खत्म। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। जैसे हमने ये बोला इसके बाद लिख देना कि हेंस वी कैन सी दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि हमने तीनों चीजें इसकी प्रूव कर दी हैं। अब ये चीज तो खत्म हो गई। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मतलब इसका ही नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि कंसीडर थ्री ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स गिवन विद द साइड्स 3, 4, 5। अब देखो मैं यहाँ पे विजुअली बना देता हूँ। एक ट्राइंगल उसने बोला कि एक है ये 3, 4, 5 वाला, है ना? अब मैं 5 हमारा क्या होगा, बड़ी वाली साइड है वाली, हाइपोटेन्यूज होने वाला है। अब देखो T2 बोला है उसने, थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा। T1, T2 की साइड्स क्या दे रखी हैं 5, 12, 15, 5, 12, 15 नहीं 13। फिर एक और ट्राइंगल दे रखा है T3 दे रखा है 6, 8 and 10। which triangles among T1, T2 and T3 are related। हमें बताना है इन तीनों में से कौन से दो ट्राइंगल्स होंगे जो रिलेटेड होंगे। तो अब देखो ट्राइंगल्स हमें क्या देखना है यहाँ पे कि कौन से दो ट्राइंगल्स क्या है आपस में सिमिलर हैं, क्योंकि तभी रिलेटेड होंगे जब ये क्या होंगे आपस में सिमिलर होंगे। याद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ। जो आर रिलेशन था वो क्या था, T1, T2 तभी बिलोंग करेगा इसको जब T1 इज सिमिलर टू T2 होगा। तो अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल को यहाँ पे सिमिलर दिखा देते हैं तो इसका मतलब वो दोनों क्या हो जाएंगे, अंडर दिस रिलेशन वो रिलेटेड होंगे। तो ये करते हैं हम काम। तो पहले तो यहाँ पे देखो आपको ये पता होना चाहिए कि दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कब होते हैं। ये आपने 10वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत ही दिक्कत होगी आपको, ठीक है? तो सिमिलर ट्राइंगल्स का क्या होता है कि इनका जो मान लो दो ट्राइंगल है हमारे ABC PQR, ठीक है? इनका जो अगर AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC का नहीं दिया मैंने, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन
पी आर। मतलब क्या है इसका कि इनकी साइड्स का जो रेशियो है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, यहाँ पे इसका रेशियो निकाला, इसका रेशियो निकाला, इसका रेशियो निकाला, तीनों का रेशियो एक ही आया, मान लो 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 3/4 3/4 3/4, तो अगर इक्वल आ जाता है तो भी इन ट्रायंगल्स को सिमिलर बोला जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एस एस एस। फिर अगर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, सॉरी एंगल C नहीं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, इन तीनों में से कोई भी दो चीजें सेम हो जाती है ना, ठीक है, दो कोई भी दो चीजें मतलब इक्वल हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं ए ए प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये बात हो गई। फिर मान लो कि कोई भी दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, ये साइड इंक्लूडेड एंगल, ये साइड इंक्लूडेड एंगल, अगर ये भी प्रूफ कर दो तो भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और इस बार क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपने देखा होगा कि साइड्स इक्वल करनी होती है। इस पे क्या करना होता है कि इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो दोनों इक्वल हो जाए तो क्या, और क्या हो जाए साथ में ये एंगल बीच वाला जो है वो भी इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये कुछ तरीके हैं। और एक चौथा तरीका आता है आरएचएस, मतलब कि इसमें राइट ट्रायंगल का होता है कि एक तो कोई भी आर मतलब एंगल, राइट एंगल सिमिलर होगा, सब में इक्वल होगा मतलब, ठीक है। और एच का मतलब होता है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल कर दो, और कोई भी एक साइड, एस का मतलब है कोई भी एक साइड को सॉरी का रेशियो इक्वल प्रूव कर दो, मतलब हाइपोटेन्यूज का अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइड अपॉन साइड। अगर ये प्रूव कर दिया तो भी क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। ये मैंने बहुत ब्रीफ तरीके से आपको सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया बता दिए क्या क्या करना है। तो अब देखो इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या कर रखा है, हमें ना ट्रायंगल्स की साइड्स दे दी है, तो अगर हम इनकी साइड्स के जो रेशियो है ना उसको देखें कि अगर वो इक्वल आ जाता है तो क्या हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, पहले T1 और T2 में देखेंगे तो जो रेशियो है ना वो इक्वल मुझे लगता नहीं आएगा। 3/5 है ना, 3/5 ये किसके इक्वल होना चाहिए था, 4/12 के, 4/12 जो कि इक्वल नहीं आएगा, आपको क्लियरली दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होने से रह गए। पर अगर यहाँ देखेंगे इस वाले में, इसमें T1 और T3 में, तो देखो रेशियो आपको दिख रहा होगा कि रेशियोज इक्वल ही आने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10, है ना। ये 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये भी आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2। तो हमें दिख रहा है कि जो साइड ट्राइंगल्स हैं T1 और T3 की, इनकी साइड्स का जो रेशियो है ना वो आपस में क्या है, इक्वल है। ये दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जैसे ये कर देंगे हम तो बोलेंगे सिंस द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल T1 and T3 are equal, therefore T1 and T3 are related under the relation R। ठीक है, ये हुआ। तो हमारा इसका भी क्या हो गया, आंसर हमने दे दिया है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब होता है कि अलग अलग साइड के जो फिगर्स होते हैं, 3 साइड का फिगर होता है, 4 साइड का, 5 साइड का, 6 साइड का, और ऐसे करके फिगर जो साइज है वो बढ़ती रहती है। As R is equals to P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। तो पहला पार्ट पहले कर लेते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आप दिखा पाएंगे इजीली। तो A है हमारा सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है, ये सेट है। फिर हमें रिलेशन दे रखा है R is equals to P1, P2 such that P1 and P2 have
same number of sides have ठीक है। तो ये है, शुरू करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करें। अब देखो रिफ्लेक्सिविटी तो ऑब्वियसली होगी कि अपने नंबर के इक्वल ही उसकी साइज होने वाली है, तो हम बोलेंगे सिंस एवरी पॉलीगन हैज sides equal to itself, therefore R is reflexive। इस पे हर एक पॉलीगन खुद से रिलेटेड होगा ही होगा। फिर अब सिमेट्री देखेंगे, तो आई थिंक आप सिमेट्री भी इजीली दिखा पाएंगे, क्योंकि क्या होगा सिमेट्री में भी क्या हो जाएगा, अगर P1 इज रिलेटेड टू P2 तो इसका मतलब है कि P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। फिर आप बोलेंगे कि P2 और P1 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो P2 भी क्या होगा P1 से रिलेटेड होगा अंडर द सेम रिलेशन R। जैसे ये हुआ तो आप बोल देंगे कि रिलेशन भी सिमेट्रिक है। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़ा ही आसान सा वो है ये, तो आप लिख पाएंगे। फिर ट्रांजिटिव में क्या होगा, आप बोलेंगे कि P1 P2, P1 की साइड्स हैं P2 के इक्वल, P2 की साइड्स हैं P1 के इक्वल, P3 के इक्वल, और P1 की साइड्स रहेंगी P3 के इक्वल ऑटोमेटिकली, जिससे आपको बोल जाएगा कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी होने वाला है। जैसे ये हुआ तो आप बोल देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बाकी जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली उस पर ही आता हूँ, ये आप इतना नोट करके आप ये आगे खुद करके देखना, नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं क्या बोलता है। तो नेक्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है कि what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5। तो मुझे बताइए the set of all the elements of A related to triangle से क्या दिया है, राइट ट्राइंगल, T with sides 3, 4 and 5। तो हम बोलेंगे इस पे लेट P belongs to A and P belongs to R। तो हमें पता this implies T and P have same number of sides। That is 3। तो this implies जो P होगा ना is the set of all triangles ठीक है, बात यहीं पे खत्म हो गई। तो क्या होगा कि जो हमारे जो सेट P आने वाला है, मतलब P भी नहीं कि जो भी सेट जो हमारा क्या होगा T से रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जितने भी ट्राइंगल्स हमारे सेट A में एग्जिस्ट करते हैं ना, सारे के सारे क्या होंगे हमारे ट्राइंगल T से रिलेटेड होंगे। क्योंकि हमारा रिलेशन क्या था कि तीन साइड जो मतलब हमारी साइड होनी चाहिए वो दोनों की इक्वल होनी चाहिए। अब क्या होता है हर एक ट्राइंगल की साइड 3 ही होती है, इसकी भी साइड 3 ही है,
उसने बस क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 4 5 और यहाँ पे राइट ट्राइंगल दे दिया। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं कि यार यहाँ पे सिर्फ राइट ट्राइंगल ही रिलेटेड होंगे क्या टी से, बट ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो बहुत जेनरिक रिलेशन है। वो बोल रहा है कि सिर्फ क्या होनी चाहिए, साइड्स का जो नंबर होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो जितने भी पॉलीगन्स हमारे 3 साइड्स वाले होंगे दैट इज ट्राइंगल, सारे क्या होंगे हमारे ट्राइंगल टी से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R is equals to L1, L2 such that L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. तो ये भी बहुत इजी है, ये भी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ। मुझे बताइए कि हर एक लाइन खुद से क्या होती है, खुद की पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो अपने साथ ही क्या बनाती है, 0 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर अगर दो लाइंस L1 is parallel to L2, तो क्या L1 parallel to L2 है, तो इससे में यही मिलेगा दिस इंप्लाइज L2 is parallel to L1, होगा कि नहीं होगा, तो ये सिमेट्री भी हो जाएगी। फिर आप बताइए कि अगर L1 parallel to L2 मिलेगा एंड L2 parallel to L3 मिलेगा, तो हमें यही मिलेगा दिस इंप्लाइज L1 is parallel to L3। ये तो आपने बहुत ज्यादा कर लिया है, तो आप ये लिख के क्या कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर सकते हैं। तो ये इतना ज्यादा जरूरी चीज नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से आगे ले चलता हूँ, जो नेक्स्ट वाला इसका हिस्सा है उसके बारे में। तो देखिए नेक्स्ट वाला हिस्सा क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y is equals to 2x plus 4। हमें सारी सेट ऑफ लाइंस निकालनी है जिनका क्या है, जो किससे रिलेटेड है, y is equals to 2x plus 4 से रिलेटेड है। तो ये करने के लिए आपको अपनी 10th के जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो चैप्टर था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उस पे जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा वहां पे हमारा वो क्या कहता था, जिसमें हम देखते थे कि अगर मान लो a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। इसमें जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती थी तो वो क्या बोलता था कि a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 should not be equal to c1 upon c2। अगर ये हमें मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी जो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं। तो हमें यहाँ पे भी वही तरीका आजमाना पड़ेगा। हम बोलेंगे अगर हमें a1 upon a2 सेम चाहिए, तो जो नेक्स्ट वाले का जो x का कोफिशिएंट होना चाहिए वो भी 2 होना चाहिए, तभी वो होगा। फिर b1 upon b2 भी इक्वल चाहिए, तो y का जो कोफिशिएंट है वो भी क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो इतना तो आ गया, पर हमारा जो c1 upon c2 है वो कभी भी क्या होना चाहिए, उसके इक्वल ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस c, मतलब c का मतलब क्या है कि c कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि क्या होगा जो इनका जो रेशियो है a1 और a2 का, a1 और b1 और a2 और b2 का जो रेशियो आएगा वो हमेशा इक्वल आने वाला है। तो जितनी भी लाइंस इस लाइन के पैरेलल होगी ना वो सारी ऐसी फॉर्म की होने वाली है। तो जो सेट ऑफ लाइंस आएगा वो यही आएगा। तो हम बोलेंगे दिस represents the set of all the lines parallel to the line y is equals to 2x plus 4। ठीक है, तो ये जैसे ही हुआ तो हमारा यहाँ पे काम खत्म, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए इसे। आप अगर चाहे तो उसको ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, सी की अलग अलग वैल्यू रखना और ग्राफ पे प्लॉट करके देखना दोनों लाइंस को, अगर देखना पैरेलल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लेट r be the relation in the set 1 2 3 4 given by r is equals to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको देखना है कि ये क्या क्या रिलेशन होने वाला है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से। तो अगर आप देखेंगे इसमें 1 1 4 4 3 3 2 2 ये चारों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने वाला है, तो बिल्कुल होने वाला है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 एग्जिस्ट करता है पूरे रिलेशन में, बट 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको देखिएगा 2 1 तो है ही नहीं। तो अगर 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं होने वाला है, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आपको जो आंसर दिखेगा आपको यहाँ पे इजीली दिख जाएगा
कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो आप इजीली इसको वो कर देंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शंस है ना, ऑप्शन ए में उसे सिमेट्रिक दे रखा है तो इसीलिए वो वैसे ही कट हो जाता है, ऑप्शन सी में उसने सिमेट्रिक दे रखा है कट हो जाता है, ऑप्शन डी में भी उसने सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस का मतलब सिमेट्रिक भी होगा तो वो दे रखा है वो भी कट हो जाएगा, तो ऑप्शन एक ही बचता है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाय ए बी सच दैट a is equals to b minus 2 and b is greater than 6, चूज द करेक्ट आंसर, कौन सा इसमें एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे बताइए, ऑप्शन ए है हमारा 2,4, तो a is equals to b minus 2 में ये एग्जिस्ट करेगा, तो 2 is equals to 4 minus 2 तो बिल्कुल करेगा, सही है, तो ये बिलोंग करता है आपको। 3 is equals to 8 minus 2 करेगा, नहीं करेगा। फिर 6 is equals to 8 minus 2 करेगा, तो बिल्कुल करेगा। ऑलराइट, अच्छा ठीक है, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, जो हमारा 2,4 है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, कि उसने बोला है कि जो b होना चाहिए वो 6 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए ये वाला ऑप्शन कट हो जाता है, तो ऑप्शन ए भी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन जो सी आया है 6,8 वही ऑप्शन आपका सही होने वाला है, क्योंकि 8,7 भी आप चेक करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमारी क्या होती है, जो रिलेशंस वाली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो यहाँ पे हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास से हम करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने क्लास 11 में फंक्शन पढ़ा है, बट फिर भी मैं एक ब्रीफ रिव्यू दूंगा जो आपने क्लास 11 में फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो 11 तो पास कर लेते हैं बट उन्हें मैक्सिमम टाइम्स जो होता है कि वो उन्हें पता नहीं होता कि फंक्शंस एक्चुअली होते क्या है। तो मैं एक कोशिश करूंगा जितना बेसिक उसमें आपको समझा पाऊं, जेनरिक वे में समझा पाऊं उतना जेनरिक वे में समझाऊं। उसके बाद हम जाएंगे हमारा इस क्लास के सिलेबस के ऊपर, ठीक है, कि इसमें हमें पता चलने वाला है कि फंक्शंस किस किस टाइप के होते हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन, फिर ये जैसी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है तो अब हम उसको बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। जैसा भी यहाँ पे रिलेशन में भी था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, वैसे ही वहां पे भी वन वन और ऑन टू फंक्शन जो दोनों चीजों को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये जैसी हो जाएगा, तो ये हमारी मतलब अगली जो 2 या 3 क्लास होंगी वो इसी पे होंगी। उसके बाद फिर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस वगैरह पे जाएंगे आगे। इसमें थोड़ा सा 2-3 टॉपिक और हैं अभी, तो इसलिए थोड़ा क्लासेस अभी और चलेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए।